नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 40 साल के आसपास है या फिर आपके फैमिली मेम्बर में किसी की भी उम्र 40 साल के आसपास है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आने वाले 20 साल में हम 1 करोड़ रुपये का फ़ंड जनरेट कर सकते हैं। तो आप खुद एक बार इमेजिन करके देखिए, आज से ठीक 20 साल बाद, मतलब अगर आपकी उम्र 40 साल के आसपास है और आज से ठीक 20 साल बाद जब आप अपनी रिटायरमेंट को प्लान कर रहे होंगे, अपने ओल्ड एज में जा रहे होंगे, मतलब 60 के उम्र को टच कर रहे होंगे, तो आपके अकाउंट में कुल 1 करोड़ रुपए पड़े होंगे, जिससे कि आप अपने रिटायरमेंट को अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, अपने ओल्ड एज को अच्छे से सर्वाइव कर रहे होंगे। तो इस कंडीशन में हमें कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें अचीव हो सके, इसी के बारे में हम ये पूरी बात करने वाले हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपको कुछ प्रश्न दिख रहे होंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है कि हमें इन्वेस्टमेंट आखिर इस कंडीशन में कैसे करना चाहिए, कौन से फ़ंड में निवेश करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ़ंड हैं, कहीं हमने गलत फ़ंड सेलेक्ट कर लिया और पूरे 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते रहें, हमें उतना अच्छा रिटर्न ही ना मिला, तो ये जो मेरा टारगेट है कि 20 साल में 1 करोड़ रुपए का फ़ंड क्रिएट करना, ये नहीं हो पाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिस्क को हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि 40 साल के उम्र में अगर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो ये बात साफ़ है कि हमारी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होगी वो बहुत कम होगी। अगर मैं यही कहूँ कि आपकी उम्र 20 साल, 22 साल, 18 साल, 23 साल, 25 साल के आसपास होती तो आप रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते थे, क्योंकि आपके पास टाइम हॉरिज़न ज़्यादा होता, टाइम स्पैन ज़्यादा होता। लेकिन यहाँ पे उम्र 40 साल के आसपास है तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जाहिर सी बात है कम होगी। तो किस तरह हम अपने पैसे को मैनेज करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, किस तरह का पोर्टफोलियो बनाएंगे कि रिस्क कम हो, रिटर्न ठीक ठाक मिले और ये जो मेरा टारगेट है 1 CR का इन नेक्स्ट 20 ईयर में ये अचीव हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्क्रीन को स्विच करते हैं और देखते हैं कि हमें कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर बता दूँ, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, मुझे नहीं पता कि आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, तो इसके लिए मैं एग्जांपल लेके चलूँगा कि आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, ये केवल एग्जांपल है, यहाँ पे चीज़ों को आसानी से समझाने के लिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ। तो रिस्क को हम कैसे मैनेज करेंगे, इसी के बारे में यहाँ पे बात होने वाली है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज़ पे फोकस करना है, डाइवर्सिफिकेशन पे, क्योंकि जितना आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करोगे रिस्क उतना ही कम होता जाएगा। इसको मैं और आसान भाषा में मैं आपको समझाऊँ। मान लो आपके पास कुल 10 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट के हैं, ठीक है, आप अपने घर में उसने रखा हुआ है 10 लाख रुपए। अब एक बार इमेजिन करके देखो, उस 10 लाख रुपए को आपने एक जगह इकट्ठा करके तिजोरी में रख दिया, तो अगर मान लो किसी रेयर कंडीशन में चोरी होती है तो चोर को वो 10 लाख रुपए इकट्ठे मिल जाएंगे, वो साफ़ कर जाएगा। लेकिन अगर आप ये 10 लाख रुपए अलग अलग 10 जगहों पे छुपा के रखो तो चोर को 10 बार ढूंढना होगा उन 10 लाख रुपए को, तब जाके वो पूरा पैसा साफ़ कर पाएगा। तो यही सिंपल सा मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन में भी। आप जितना ज़्यादा अपने पैसे को अलग अलग जगह, अलग अलग फंड में, अलग अलग स्कीम में लगाओगे, पैसा डूबने का खतरा, रिस्क का खतरा उतना ही ज़्यादा कम होता जाएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपने कुछ पैसे को लार्ज कैप फंड में डालेंगे, कुछ को मिड कैप फंड में, कुछ को स्मॉल कैप फंड में और कुछ मैं गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करूंगा। मैं यहाँ ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने इंश्योरेंस ले रखा होगा, कुछ इमरजेंसी फ़ंड, कुछ FD स्कीम ऑलरेडी करा रखी होगी, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट तरीका है पैसे को बचाने का। तो मैं यहाँ पे जो बातें करने वाला हूँ कि कितना परसेंटेज होना चाहिए इन सभी जगहों पे इन्वेस्ट करने का, चलिए उसको हम एक बार ब्रेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं 10,000 रुपये पर मंथ की बात कर रहा हूँ तो 40% हम सिंपली कहाँ डालेंगे, अपना लार्ज कैप फंड में। मतलब अगर 10,000 रुपये मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो इसमें से सिंपली मैं 4,000 कहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, लार्ज कैप फंड में, जिससे कि मुझे एक स्टेडी ग्रोथ मिलता रहेगा और रिस्क यहाँ पे बहुत कम होता है। इसके बाद बाकी जो 20% होगा, मतलब कि 2,000, वो मैं डालूँगा मिड कैप फंड में, जहाँ पे रिस्क मॉडरेट रहता है और ग्रोथ ठीक ठाक रहता है। और 20% मैं कहाँ डालूँगा, स्मॉल कैप फंड में, ताकि वेल्थ क्रिएशन बहुत तेज़ी से रहे और यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा हाई होता है। और बाकी सबसे सेफेस्ट गोल्ड फंड में, ठीक है, गोल्ड स्कीम हो गया, गोल्ड ETF हो गया, या फिर डायरेक्ट गोल्ड को ही परचेस कर लूँगा मैं, जहाँ पे मेरा 20% होगा, यानी 2,000 रुपीज़ हर महीने यहाँ पे मेरा जाएगा। तो इस तरह आप देखोगे 40% ये और 20% ये, मतलब टोटल 60% मेरा ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पर रिस्क काफ़ी कम होता है और ग्रोथ मुझे ठीक ठाक मिल जाता है। तो इसी चीज़ को हमें अपनी प्राइमरी
ये हमारी प्राइमरी चीज़ होगी कि रिस्क को मैनेज करने के लिए हम अपना जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 60% ऐसी जगह पर डालें जहाँ पर रिस्क कम हो और हमें रिटर्न ठीक ठाक मिले। बाकी फास्ट ग्रोथ के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप है ही। तो कैसे हमें इन्वेस्टमेंट करना है, एक बार इसको मैं देख लेता हूँ कि मेरा जो टारगेट है 1 CR का उसे कैसे अचीव किया जाएगा, कितना मुझे इन्वेस्ट करना होगा, इसको भी तो देखना है। तो यहाँ पे मैंने अमाउंट लेके रखा है लार्ज कैप में, ठीक है। लार्ज कैप में यहाँ पे आप देखोगे तो 2000 रुपये आप पर मंथ की SIP करते हो। लार्ज कैप कोई भी फंड आप ले लो, ठीक है। 2000 रुपये पर मंथ की SIP करते हो। रिटर्न में मिनिमम मान के चल रहा हूँ कि 12% के हिसाब से मिल रहा है। मिलने को यहाँ पे 14-15 भी मिलता है, लेकिन मैं गिरे से गिरे कंडीशन में लेके चल रहा हूँ कि 12% के हिसाब से भी अगर मुझे रिटर्न मिलता है और 10% हर साल मैं स्टेप अप करते जाता हूँ तो अगले 20 साल में मेरा जो कुल कॉर्पस होगा लार्ज कैप में वो 37 लाख रुपीज़ के आसपास होगा। इसी तरह मिड कैप में 1000 रुपये आपको डालना होगा, गोल्ड में 1000 रुपये और स्मॉल कैप में 1000 रुपये आपको डालना होगा। मिड कैप में 14% का मैं यहाँ रिटर्न मान के चल रहा हूँ, गोल्ड में 10% ऑन एन एवरेज मिलता है और स्मॉल कैप में 16% के आसपास आपको रिटर्न मिल जाता है। टाइम यहाँ पे सिंपली 20 साल लिया गया है और स्टेप अप को भी 10% लिया गया है। और ये जो मैंने रिटर्न एज्यूम किया है ये लोवेस्ट मैंने किया है, ठीक है। मिलने को इससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा, इससे कम तो नहीं आ सकता इसकी संभावना, मतलब इतना मैं कह सकता हूँ कि इससे कम नहीं मिलेगा। स्मॉल कैप में मिलने को 20, 22, 25% तक मिलता है, लेकिन मैं बिल्कुल सेफ़ कंडीशन में लेके चल रहा हूँ कि ख़राब से ख़राब ही स्थिति में अगर देखा जाए तो 16% स्मॉल कैप में आपको मिल जाएगा। गोल्ड में 10 से 11% ईजिली मिल जाएगा। मिड कैप में 14%, 15% ईजिली मिल जाएगा। लार्ज कैप में 12% आराम से मिल जाएगा। तो इस तरह आप देखोगे जब 20 साल के बाद आपके पास जो कुल फंड होगा मिड कैप में 22 लाख के आसपास, गोल्ड में 15 लाख के आसपास और स्मॉल कैप में 27 लाख के आसपास होगा। और इन सबको मैं अगर ऐड करूँगा तो मेरा जो कुल कॉर्पस होगा आफ्टर 20 ईयर वो 1 करोड़ रुपीज़ के आसपास इजीली टच कर जाएगा। यानी 1,02,95,000 रुपये मेरे अकाउंट में होंगे। इसे मैं रिडीम करके अपने रिटायरमेंट को एंजॉय कर सकता हूँ, अपनी जो ओल्ड एज है उसको अच्छे से सर्वाइव कर सकता हूँ। तो ये तो हो गया तरीका कि हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें हमें पता चल गई। लार्ज कैप, मिड कैप, गोल्ड और स्मॉल कैप में कितना कितना हमें डालना है और किस हिसाब से इन्वेस्ट करना है। अब कौन कौन से फ़ंड जिसमें हमें निवेश करना चाहिए इसके भी बारे में पता चल जाए तो अच्छी बात होगी। तो चलिए वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैं केवल यहाँ पे आपको नाम का सुझाव दे रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना ये आप पे निर्भर करता है। तो स्क्रीन को मैं एक बार स्विच कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम आ गए हैं लार्ज कैप फंड पे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो नंबर 1 जो मेरा फेवरेट है ये है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। मैंने जो रिटर्न एज्यूम किया था 12%, लेकिन यहाँ पे पिछले 5 साल का आप रिटर्न देखोगे तो 21.97% का यहाँ पे रिटर्न आपको मिला है। और फंड साइज़ काफ़ी अच्छा है, 41,000 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज़ है। आप इसमें निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। दूसरा है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। इसी तरह आप देखोगे ये आप DSP लार्ज कैप फंड भी है, ये भी अच्छा है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड आप इसे हटा सकते हो क्योंकि इसका फंड साइज़ काफ़ी कम है। चौथे नंबर पे HDFC लार्ज कैप फंड है, 37,000 करोड़ का इसका फंड साइज़ है और 17% के आसपास इसने रिटर्न बना के दिया है, जो कि काफ़ी शानदार है। आप इसके बारे में भी सोच सकते हो। तो ये जो टॉप 3 हैं जैसे कि HDFC हो गया, DSP हो गया, ICICI प्रूडेंशियल एंड निप्पॉन इंडिया, इसमें से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये बात हो गई लार्ज कैप फंड की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिड कैप फंड की। तो नंबर 1 पे है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। रिटर्न यहाँ पे 32% का है विदिन 5 ईयर, मतलब लास्ट 5 ईयर में। और फंड साइज़ की बात करें तो 30,000 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे है एडलवाइस, आप इसमें भी देख सकते हो। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है, मतलब इनमें से कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फंड साइज़ एंड रिटर्न कितना इसने बना के दिया है ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। एंड सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि स्मॉल कैप फंड की। तो नंबर 1 पे है बंधन स्मॉल कैप फंड। पिछले 5 साल में रिटर्न देखेंगे तो 32% के आसपास है और फंड साइज़ 11,000 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा क्वांट स्मॉल कैप फंड है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है और बहुत सारे इस तरह के स्मॉल कैप फंड हैं, जैसे कि टाटा स्मॉल कैप फंड है, 10,000 करोड़ का इसका फंड है और 27% का इसने पिछले 5 साल में रिटर्न बना के दिया है। इनफैक्ट टाटा में मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ
तो इनमें से किसी में भी आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। ये केवल सुझाव है, कोई रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया आपने आंख बंद करके निवेश कर दिया। एक बार खुद से भी रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो ये बात हो गई फ़ंड की, ठीक है। और क्या हमारा क्वेश्चन छूट रहा है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो निवेश कैसे करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, ये मैंने पूरी बात बता दी। कौन से फंड में आपको पैसे डालना है, तीनों कैटेगरी का मैंने बता दिया। रिस्क को कैसे मैनेज करना है भाई, सिंपली वो तो मैंने यहाँ पे तरीका ही बता दिया एक्सप्लेन करके कि जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करना है, और कितना कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो अगर इस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ये स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, तो नो डाउट आफ्टर 20 ईयर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपीज़ का कॉर्पस आसानी से जनरेट हो जाएगा। इनफैक्ट इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये मैंने मिनिमम लेके चला है। जिस हिसाब से यहाँ पे रिटर्न मैंने आपको दिखाया है, उस हिसाब से अगर रिटर्न मिलता है तो ये जो अमाउंट है आफ्टर 20 ईयर आपको 1 करोड़ से अधिक दिखेगा। हो सकता है 1 करोड़ 30 लाख 40 लाख या 1 करोड़ 50 लाख के आसपास भी आपको देखने को मिले। तो आई होप ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। और अगर ये जो स्ट्रैटेजी, ये जो प्लानिंग मैंने बताई है आपको अच्छे लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो यहीं पे हो गया है समाप्त, और जाते जाते बस इतना ही ऐड करना चाहूँगा, जो कुछ भी इस चैनल पे बताया गया है इस वीडियो के माध्यम से, इसका उद्देश्य केवल और केवल शिक्षा और जागरूकता है, केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बताया गया है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को ख़रीदने या बेचने की सलाह या मशवरा, रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं दिया जाता है। हर एक इन्वेस्टमेंट स्कीम में, प्लानिंग में, स्ट्रेटजी में या फिर कोई भी मार्केट हो, हर जगह थोड़ा बहुत रिस्क एसोसिएटेड होता है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करना है अपने खुद के रिस्क पे करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।